हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक नहीं थे। ये 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अशोक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे या बौद्ध धर्म के महान संरक्षक नहीं थे। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो यह हड़प्पा स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है हड़प्पा, जो सबसे पहले इसी की खोज हुई थी। तो इसी हड़प्पा में नटराज की मूर्ति पाई गई है। और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। जबकि रंगपुर यह मादर नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर है। लोथल यह भोगवा नदी के तट के किनारे स्थित है। रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता थे। चलिए, और भारत की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजा गया है वह लोथल में ही खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? लोथल में ही खोजा गया है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार और अनागार या इसकी खोज हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म यानी जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, यह भी 2010 में ही पूछा हुआ है। यह 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, तो नाना साहब कानपुर से यह संबंधित है। झांसी लक्ष्मीबाई, ये भी सही है। ग्वालियर से तात्या तोपे थे, ये भी सही है। इलाहाबाद से कुंवर सिंह, ये नहीं थे। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली थे। और बीर कुंवर सिंह कहाँ थे? तो बिहार से। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। तो महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई, यानी कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, इसी के लॉर्ड इरविन के समय में ही साइमन कमीशन आया था। ठीक है, साइमन कमीशन। और इस जो लॉर्ड इरविन है, इसका शासनकाल 1926 से लेकर 1931 तक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। ठगी प्रथा, तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित आपको गवर्नर जनरल बताना है। तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहायता से कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा को बंद किया, मतलब उन्मूलन किया था या समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा से भी संबंधित है। जो सती प्रथा 1929 ईस्वी में उसको उन्मूलन किए, समाप्त किए, और ठगी प्रथा को 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो किस युग या किस काल में पत्थर के औजार पाए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल के। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए थे या पाए गए थे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 यानी इसका स्थापना 1912 में हुआ था। इसमें सदस्य कौन नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जबकि में गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल रहीम और वेलेंटाइन सिरोल थे, और बाल गंगाधर जो तिलक थे या रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इंडिया के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो में 2 प्रकार के जो भवन पाए गए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो भवन है ये आपका, जो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा वो आपका एक है विशाल स्नानागार, भी मोहनजोदड़ो से पाया गया है, और अन्नागार। तो इसका जो अन्नागार हो जाएगा ये इसका सबसे बड़ा भवन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वह दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। लेकिन अगर आपसे यही भी प्रश्न पूछ दे कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में।
और सारनाथ को पहले ऋषिपट्टनम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? ऋषिपट्टनम के नाम से जाना जाता था। और प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में उसको धर्म चक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म में कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास किसने ले लिया? तो ये ले लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जैनी मतलब एक जैन धर्म के थे कौन? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म स्वीकार करवाया था। ठीक है, और शिक्षा दीक्षा उन्हीं से लिए थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे आपका सारनाथ में, और अंतिम दिए थे कहाँ पर? कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ हुआ था? तो बोधगया में पीपल पेड़ के नीचे हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम आपको बताना है। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और वहीं आपके पूछ दे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? ये भी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ABC, इसमें से कोई नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन था? हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। यानी महावीर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 24वां तीर्थंकर महावीर को माना जाता है एवं अंतिम भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे जो पुराना वेद है वो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद ठीक है अथर्ववेद है। ठीक है, यजुर्वेद और सामवेद भी 4 वेद का नाम दिया हुआ है। सामवेद को क्या कहा जाता है? तो सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। ठीक है, और यजुर्वेद में इसमें जो आपको क्या होता है? यज्ञ की विधि के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, ठीक है, ये सब के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो यह किया गया था कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में किया गया था, जिसमें इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चल अगला प्रश्न है कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो 24वें जैन तीर्थंकर का नाम था महावीर। और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि तीर्थंकर एक शब्द है जो किस धर्म से संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, एक कैवल्य शब्द है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह भी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब चीज आप याद रखिएगा। उसी तरह पूछता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उद्धृत एक मंत्र है? तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यह मुंडको उपनिषद से उद्धृत एक मंत्र है। और मुंडको उपनिषद जो है ना, यह अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में अथर्ववेद बताता है। कौन सा वेद? तो अथर्ववेद बताता है। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन को कौन प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले व्यक्ति का नाम था गौतम। ठीक है, जबकि चवार्क ने चवार्क दर्शन को प्रचारित किया, कपिल ने सांख्य दर्शन को प्रचारित किया और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा को प्रचारित किया। और उसी में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर मीमांसा को वादरायण ने प्रचारित किया था। वादरायण ने प्रचारित किया था उत्तर मीमांसा को। पूर्व मीमांसा को जैमिनी, उत्तर मीमांसा को वादरायण ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था वह मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अल्काट के द्वारा किया गया था। ठीक है, कर्नल अल्काट और मैडम ब्लाटवस्की के द्वारा किया गया था। कब? तो 1875 ईस्वी में। जबकि इसका भारत में मुख्यालय अड्यार में 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1882 में। ठीक है, अड्यार में। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी था। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी था। जबकि इनकी मौसी का नाम जिनका जो लालन पालन पोषण किए थे उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, और गौतम बुद्ध की
पिता का नाम सुदोधन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण का क्या नाम था। तो पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः ग्रासा का प्रयोग किया जाता था, जो 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः ग्रासा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। तो बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य या अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था बुद्ध चरितम। अश्व कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। तो जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जयसिंह द्वितीय था। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय था। ठीक है, और जयपुर शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु या वैशाली में बिताई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। तो यहूदी धर्म से संबंधित आपको बताना है। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब, तो यह आपका सिख धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक या आपका बौद्ध धर्म से है। धम्मपद या जैन धर्म से है। जबकि ऑप्शन नंबर इसे सब क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा तोरा, यही यहूदी धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जिंदा अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है, यानी किस धर्म के साथ जिंदा अवस्था जुड़ा हुआ है। तो जिंदा अवस्था जो है ना, यह पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। किस धर्म के साथ? पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। यानी शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब इसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, उस समय जब यह भारत में आया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस समय इसका नारा क्या था। तो इसका नाम था कि भूभाग हमको नहीं चाहिए, भूभाग नहीं केवल व्यापार चाहिए। ठीक है, यह 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका भूभाग क्या पूरे भारत पर हुआ, उसका अधिकार हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जातक कथाओं में किसके डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का उल्लेख मिलता है। तो जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल सेनापति कौन था। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल सेनापति, प्रथम नहीं है, प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था। तो मुगल सेनापति नाम था इसका मीर जुमला। ठीक है, यह 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो बाबर था। ठीक है, बाबर 1526 ईस्वी में इसका स्थापना किया था पानीपत के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का पहले संस्थापक जान लेते हैं। तो नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका अंतिम सम्राट था यह घानानंद था। कौन था? घानानंद। और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य हराकर मौर्य वंश का स्थापना 322 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, चलिए चाणक्य की मदद से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। यानी निम्नलिखित में से किसकी बौद्ध धर्म हिमायत करता है। तो यह करता है मध्यम मार्ग की। मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म हिमायत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है। तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो गुप्त काल के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोने के सिक्कों को दिनार के रूप में जाना जाता था। ठीक है, प्रश्न है कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे। तो मिर्जा गालिब जो थे ना, किस सम्राट के समय में थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय के समय में मिर्जा गालिब थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वह बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। चलिए अगला प्रश्न है कि चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता था। तो यह मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुगल वंश से, क्योंकि जो बाबर था वह तुर्की से आया था। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। तो बिंदुसार का जो पुत्र था वह अशोक था। कौन था? अशोक था। चलिए अगला प्रश्न है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था, और बाद में ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर का सेना इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है कि बल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था। तो बल्लभाचार्य ने भक्ति का प्रचार करने के लिए
कृष्ण का प्रचार किया था, ठीक है, कृष्ण का प्रचार किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही है? ठीक है, सही सुमेलित आपको बताना है। 2012 में बिहार कांस्टेबल में पूछा हुआ है। तो अकबर के शासनकाल में विदेशी यात्री हॉकिंस आया था, ये गलत है, रॉल्फ फिंच आया था। जहांगीर में अब्दुल रजाक, ये अब्दुल जो रजाक था यह विजयनगर के साम्राज्य में आया था, ठीक है। तो जहांगीर में टॉमस रो आया था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शाहजहां, ये भी गलत है। औरंगजेब में मनुची आया था, यही आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेघासनीज के द्वारा लिखी गई है? तो मेघासनीज के द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है उसका नाम है इंडिका। क्या है? इंडिका है। चलिए अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन हुआ था वह अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में करवाया गया था। कहाँ कराया गया था? पाटलिपुत्र में। चलिए अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो हर्षवर्धन के समय सत्ता का जो केंद्र था वह कनौज था। कहाँ था? कनौज था। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त है। जो इस पर किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह राजनीतिक नीतियां जो मौर्य वंश की राजनीति के बारे में अर्थशास्त्र पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। जिसमें से 15 अधिकरणों की संख्या इसमें 15 है, जबकि प्रकरण जो है ना 180 है। कितना है? 180 प्रकरण है, अधिकरण 15 है। अधिकरण की संख्या 15 है और प्रकरण की संख्या 180 है। अगला प्रश्न है कि मेघासनीज दूत किसका था? तो मेघासनीज जो दूत था ना यह सेलुकस निकेटर का था। मेघासनीज किसका दूत था? तो सेलुकस निकेटर का था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें आपको एक तरफ व्यक्ति का नाम है और एक तरफ उनके पत्नी का नाम है। तो प्रश्न है कि देशबंधु चित्तरंजन दास, तो देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम जो था वह बसंती देवी था। क्या था? बसंती देवी था। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम राधा देवी था। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। और आपसे कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? तो पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई था। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। पुतलीबाई उनकी माँ का नाम था। तो ठीक है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चित्तरंजन दास, बसंती देवी, लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी, ठीक है। तो 1 का 4 जो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मेघासनीज भारत आया था? तो मेघासनीज जो भारत आया था वह किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेघासनीज भारत आया था। और ह्वेनसांग के शासनकाल में हर्षवर्धन भारत आया था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है? यानी दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं, तो यह खरोष्टी लिपि है, ठीक है। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है और जो ब्राह्मी लिपि है वह बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है कि 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यह भी 2012 में पूछा प्रश्न है। तो कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह सरोजिनी नायडू थे, ठीक है। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। जबकि ऐसे महिला पूछे तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो यह हमको मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। किस वंश के? मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो सबसे पहले देख लेते हैं, गोपाल है ऑप्शन में, धर्मपाल है, देवपाल है, महिपाल है। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। तो इसको क्या किया गया था? चुना गया था। बाद बाकी उसके बाद से सभी बने जो वह वंशानुगत बने थे और गोपाल को चुना गया था, ठीक है। और गोपाल पाल वंश का संस्थापक था और इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वैस मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी के बारे में आपको बताना है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है कि रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बन गया था? तो रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो यह औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह स्वतंत्र राज्य बन गया। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुई थी 1707 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वह बेलूर में है। जो बेलूर कहाँ पड़ता है, तो यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी ना, यह हुई थी 1897 ईस्वी में। कब हुई थी? 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो संस्थापक थे वह स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। यानी इसके स्थापनाकर्ता कौन थे? तो विवेकानंद थे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का। अगला प्रश्न है कि प्राचीन जो नगर है तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो प्राचीन नगर तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो यह था सिंधु और झेलम नदियों के बीच में। यह भी 2014 बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा यानी राज्यसभा कवि कौन थे? यानी हर्षवर्धन के राज्यसभा में कवि कौन थे? तो यह थे वानभट्ट। कौन थे? वानभट्ट थे। कौन थे? वानभट्ट। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो यह था फैयान। कौन था? फैयान। अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण कब हुआ था? तो यह 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 1904 ईस्वी में बताना है तो यह हो जाएगा उस समय लॉर्ड कर्जन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के ही समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो स्वदेशी आंदोलन यह 1905 में 16 अक्टूबर से प्रभावी हो गया था। तो यह हो गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संस्कृत नाटक नागानंद किसकी रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो नागानंद की रचना यह हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन ने और पुस्तक लिखी है, उसका नाम है रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्या है? प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद यह हर्षवर्धन की कृति है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1916 का कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था या उसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो 1916 में लखनऊ समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो लखनऊ जो समझौता हुआ था यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। और इसमें 1916 में ही जो नरम दल और गरम दल 1907 में बंटवारा जिसका हो गया था, इसमें 1916 में क्या हो गया? फिर से मिल गया था। और 1916 में इसके जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह 2014 में पूछा हुआ है, राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, और चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। कौन था? विजयालय। और चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और समुद्रगुप्त को यह भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दिया था? तो B.A. स्मिथ दिया था। किसने? B.A. स्मिथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में यह पूछ जाता है क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो B.A. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया था। अगला प्रश्न है कि सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो सैंधव निवासी जो धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व इसमें विद्यमान नहीं था? तो यह विशिष्ट मूर्ति पूजा। इन लोगों ने मूर्ति की पूजा नहीं की, जबकि मातृ देवी की उपासना किया, लिंग एवं योनियों की पूजा की, पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की पूजा किया, लेकिन विशिष्ट मूर्ति पूजा इन्होंने नहीं किया। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे या राजा राम मोहन राय थे, जो आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, या कर दीजिए पूर्ण जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इनको पत्रकारिता का भी पिता कहा जाता है। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में इसका किए थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो कविराज जो कहा जाता है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त को कविराज भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित
को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार आपको बताना है। यानी एक तरफ आपका गवर्नर जनरल है और इसी को कालक्रम के अनुसार सजा देना है। तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए जो है वारेन हेस्टिंग्स, यह 1772 से लेकर या 85 तक रहा। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1848 से लेकर 56 तक रहा। लॉर्ड ब्लेजली, तो ब्लेजली था 1798 से लेकर यह 1805 तक रहा ब्लेजली। और कर्नवालिस, तो कर्नवालिस 1786 से लेकर 93 तक रहा। ठीक है। तो आप इसमें से मिलान कीजिए तो देखिए 72 से 1772 में है, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स एक है और दूसरा है आपका 1786 कर्नवालिस। तो 1-4 और उसके बाद ब्लेजली 3, 1-4-3, तो 1-4-3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। अब देखिए हर्षवर्धन है अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो यह प्रयाग में किया करता था। ठीक है। और आप जो महाकुंभ का मेला देखते हैं यह हर्षवर्धन ही ने ही इसका शुरुआत करवाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी है, तो हर्ष की जीवनी लिखने वाले व्यक्ति का नाम है वानभट्ट। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं मगध के किस शासक को कहा जाता है। मतलब अग्रमीज और जेंड्रमीज किस मगध के शासक को कहा जाता है, ये 2014 के ही एग्जाम में पूछा हुआ है। तो घनानंद को अग्रमीज और जेंड्रमीज कहा जाता था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया था, तो यह कनौज में किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या गौतम बुद्ध, क्योंकि आपको बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के एग्जाम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को बीनावादक के रूप में जाना जाता है, तो बीनावादक के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। समुद्रगुप्त बीनावादक था। ठीक है। कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, तो किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, तो यह हो गया था हुन आक्रमण के समय। और हुन वंश का संस्थापक कौन था, तो तोरमान था। ठीक है। और यह गुप्त शासक उस समय स्कंद गुप्त शासक जिसका था, स्कंद गुप्त का शासन था, उसी समय हुन वंश ने आक्रमण किया और गुप्त वंश का पतन हो गया। और इसकी जानकारी आपको भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है। जिसमें हुन वंश का आक्रमण किया था और हुन वंश का संस्थापक कौन था, तो तोरमान था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पाल राजवंश का पहला शासक कौन था, यानी पाल वंश का संस्थापक तो गोपाल था। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो एलिफेंटा में जो चट्टान को काटकर मंदिर बनाया गया है उस मंदिर में वो या राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह दंती दुर्ग था और इन्होंने अपनी राजधानी मानेखेट बनाई थी। ठीक है। तो एलिफेंटा का मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राष्ट्रकूट वंशों ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, तो सती प्रथा का अंत भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। ठीक है। राजा राम मोहन राय के सहायता से। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। और बाइबिल के बाद पूरे विश्व में पढ़ी जाने वाली जो ग्रंथ है वह पंचतंत्र ही है और इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इसी दादा भाई नौरोजी ने 1906 के वार्षिक अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द दिए थे। ठीक है। और स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे, तो यह थे व्याकरणाचार्य थे, यानी व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे पाणिनि। और इनकी पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। क्या था, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम था चार्ल्स विल्किंस। क्या था, चार्ल्स विल्किंस। चलिए अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराह की थी, यानी किसने अपनी उपाधि होगा, ठीक है, आदिवराह की थी,
तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागवट प्रथम था। तो इसमें से किसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो यह था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागवट प्रथम था। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे, जबकि इसमें से चोल वंश नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? तो प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का जो मुख्य योगदान था ना, यह सुनियोजित स्थानीय स्वशासन था। क्या था? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो था ना, यह चोल राजवंश का मुख्य योगदान था। यह 2019 के फायरमैन और बिहार पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया है। तो चोल राजवंश नौ सेना के लिए प्रसिद्ध थी और स्थानीय स्वशासन के लिए, दोनों बात याद रखें। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। कौन है? जयदेव हैं। ठीक है, चले अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। यह भी फायरमैन के और बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। और महान प्रतिहार राजा कौन था? तो महान प्रतिहार जो राजा था वह मिहिर भोज था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो मनसबदारी प्रणाली जो था ना, यह अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह भी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण था वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। ठीक है, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, उसका नाम था कृष्ण प्रथम। और अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो खजुराहो मंदिर है यह मध्य प्रदेश राज्य में है और मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है खजुराहो मंदिर, और इसको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं था? अब बताना है आपको मगध का शासक कौन नहीं था। तो शिशुनाग था, बिंदुसार था, घनानंद था, जबकि कनिष्क या कुषाण वंश का शासक था, मगध का राजा नहीं था। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण जो किया था, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय वहाँ के गुजरात का जो शासक था वह भीमदेव प्रथम था। कौन था? भीमदेव प्रथम था। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में रहते थे? तो सर्वाधिक मनसबदार, तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू किया था। तो सबसे ज़्यादा मनसबदार कहाँ रहेंगे? तो अकबर के ही दरबार में रहेंगे। ये भी 2018 में फायरमैन और बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, जो 1236 से लेकर 1240 तक शासन की थी, और यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सारनाथ का लैंड कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो जो सारनाथ में लैंड कैपिटल है वह किस शासक से संबंधित है? तो यह अशोक से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर ढेर सारा जो आपको प्रश्न और मैथ्स भी डाला जाता है, तो आप लोग भी वहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।